दोस्तों, ममता बनर्जी अगर बंगाल का चुनाव जीत भी जाती हैं तो भी क्या बीजेपी आगे चलकर उनकी सरकार गिरा देती है? मान लीजिए ममता बनर्जी कम अंतर से जीतती है, उनकी सीटें 160, 165, 170 आती हैं, तो क्या बीजेपी कुछ दिन के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ममता बनर्जी की सरकार गिरा सकती है, जैसा उसने महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया और भी कई राज्यों में किया? क्या ऐसा ही खेल हो सकता है बंगाल में इस बार? क्योंकि यह चुनाव मोदी जी के लिए करो या मरो का युद्ध है। हारे तो उल्टी गिनती शुरू, जीते तो फिर विपक्ष के लिए मुसीबत। अब दोस्तों, बंगाल से अंदर की खबर यह आ रही है कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया है। और जिस वक्त अमित शाह, मोदी के खास और बीजेपी के चाणक्य, कलकत्ता के इस होटल में, न्यू टाउन के इस होटल वेस्टिन में 15 दिन तक डेरा डाले बैठे थे अपने सलाहकारों के साथ, एजेंसियों के साथ, उस वक्त ये प्लान बी तैयार हो रहा था। और प्लान बी ये है कि अगर बीजेपी चुनाव हारती भी है, बंगाल में हार जाती है, तो भी मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह की जो उम्मीदें हैं वो नहीं हारती, उम्मीदें जिंदा रहती हैं सरकार बनाने के लिए। अब कलकत्ता में बीजेपी के कुछ नेता और आरएसएस के कुछ नेता जिनके साथ बातचीत हुई, प्रसून दास जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उस बातचीत में खुलासा हुआ कि अगर मान लीजिए बीजेपी, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 125 से कम रहती है, 120 सीटें मिलती हैं, 122 सीटें मिलती हैं, 115 सीटें मिलती हैं, यानी आप मोटा मान लीजिए कि अगर बीजेपी को 125 सीटें मिलती हैं और ममता बनर्जी को 165 और 170, हार जीत का अंतर कम रहता है, तो फिर ममता दीदी के लिए सरकार को आगे चलाना आसान नहीं होगा। अब दोस्तों, फार्मूला अलग हो सकता है, आगे बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, या शरद पवार की पार्टी टूट गई, या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की, कांग्रेस की सरकार सामने आंखों के गिरा दी गई, या फिर कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार गिरी, या और भी कई राज्य हैं, ये जो ऑपरेशन लोटस चलता रहा तोड़फोड़ का, ये ऑपरेशन बंगाल में भी चल सकता है। उसकी वजह ये जो मैंने आपको शुरू में बताई, फिर से दोहराऊं कि बंगाल इज डू और डाई बैटल फॉर गुजरात लॉबी, फिर मोदी और शाह। बंगाल हारे तो उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, और बंगाल जीते तो 2029 तक फिर मोदी जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अब जानकारों का कहना है कि इनकम टैक्स और ईडी की टीमें जो हैं इस वक्त कलकत्ता में सक्रिय हैं, और उन उम्मीदवारों की सूची तैयार हो रही है जिन उम्मीदवारों के जीतने के चांसेस, यानी जिनकी आप कह सकते हैं विनेबिलिटी है, जो जीत के आ सकते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, ईडी और इनकम टैक्स। और ये देखा जा रहा है कि किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके कितने अकाउंट हैं, किसके घर वालों का क्या बिजनेस है, और क्या उनकी गर्दन पर हाथ रखा जा सकता है, और इसमें तो महारत हासिल है। और वैसे भी इसी चुनाव में ममता बनर्जी के कई सिटिंग एमएलएस, कई सिटिंग विधायक, कई मंत्री जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके यहाँ ईडी के छापे चलते रहे, इनकम टैक्स की कार्रवाई चलती रही, जो अमूमन चुनाव में होता नहीं। सुनिए, आप प्रसून दास को सुनिए। देखिए, खबर तो यही है कि इनकम टैक्स का फाइल बन रहा है, विनेबल कैंडिडेट जो है बोला है लिस्ट करो और उसको इनकम टैक्स का फाइल बनाओ, और इनकम टैक्स का फाइल बनेगा तभी ना ईडी का छापामारी होगा। दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ममता बनर्जी अगर जीतती भी हैं, शपथ लेती भी हैं, मुख्यमंत्री बनती भी हैं, तो भी खेल हो सकता है। और अगर ममता बनर्जी 180, 190 सीटों के ऊपर जाती हैं, प्रचंड बहुमत आता है पिछली बार की तरह, तो क्या फिर ये काम नहीं हो पाएगा, ये ऑपरेशन लोटस नहीं हो पाएगा? वैसे ममता बनर्जी अपनी रैलीज में बार बार ये संकेत देती रही कि उनको कम से कम 190, 200 सीटें चाहिए, और इशारा यही था कि अगर कम सीटों से वो जीती तो ऑपरेशन लोटस हो सकता है। अब दोस्तों, क्या तैयारियां चल रही हैं बीजेपी के प्लान बी को लेकर? पर्दे के पीछे क्या क्या खेल हो रहा है कलकत्ता में? प्रसून आचार्य पिछले 40 वर्षों से ना सिर्फ वो मंत्रालय देख रहे हैं, ना सिर्फ ममता की पार्टी देख रहे हैं या वामपंथियां पार्टी देखते थे,
बल्कि कई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उनके अधिकारियों में भी उनकी गहरी पैठ है। और 40 साल में अगर कोई तूफानी रिपोर्टिंग कर रहा है, बेधड़क लिख रहा है, बोल रहा है, तो इस तरह के सोर्स बन ही जाते हैं जो बहुत कुछ अंदर की बातें बता देते हैं। प्रसून दास से सुनिए सारी कहानी, और साथ में होंगे अभिषेक कुमार जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा के एक उभरते पत्रकार हैं। क्या आपको अभिषेक लगता है कि अगर अमित शाह सरकार नहीं बना पाते हैं, जिसके चांसेस लग रहे हैं, उनकी सीटें कम रह जाती हैं 120 125, अगर इस तरह के आंकड़ा उनको मिलता है, तो क्या 120 सीटों पर भी अमित शाह भारी पड़ेंगे ममता बनर्जी पर? आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने बाद। दीपक जी, बीजेपी का जो इतिहास रहा है और जिस ढंग से नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए, उसके बाद तकरीबन आधा दर्जन राज्यों में इस तरह का जो खेल खेला गया, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी है, इन सब को जोड़कर देखें तो एक बात साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी 4 मई को ना सही, 4 दिसंबर को ही सही, 4 नवंबर को ही सही, या 4 जनवरी 4 फरवरी को ही सही, उस टाइम तक वो अपना मुख्यमंत्री वहां देखना चाहती है। सरकार बनाने के लिए, राइटर्स बिल्डिंग पर कब्जे के लिए कुछ भी करेगा वाली स्थिति है। कुछ भी करेगा। 4 मई को भले ही सरकार ना बने बीजेपी की, लेकिन 4 नवंबर को या दिसंबर को, जनवरी को अगली, शायद वो सरकार बना लें। ये इरादे हैं, ये प्लानिंग है। दादा, आप तो ममता बनर्जी को आज से नहीं जानते, 1984 से जानते हैं आप, और बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं जिसके साथ बैठ के आपने चाय ना पियो। मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूं, क्या जो आपका फीडबैक है बीजेपी के भीतर से, क्या 120 या 115 सीटें मान लीजिए अमित शाह को मिलती हैं, सरकार उनकी नहीं बनती, सरकार ममता बनर्जी की बनती, अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लान बी मिस्टर अमित शाह का क्या है? क्या ममता बनर्जी के कई विधायक मंत्री को वो तोड़ देंगे? क्या अभिषेक बनर्जी को जेल भेज देंगे? क्या फिर ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का नंगा नाच हमको देखने में मिलेगा, ऐसा नाच जो कभी देखा ना हो बंगाल में? क्या कुछ कर सकते हैं मिस्टर अमित शाह, और क्या तैयारियां चल रही हैं इनकम टैक्स की, ईडी की? आप तो देख चुके हैं जी, चुनाव का पहले कितना मंत्री को बुलाया, बार बार बुलाया। जब प्रचार में था उसका प्रचार बंद करके देवाशीष, हाँ, ईडी और इनकम टैक्स दोनों, देवाशीष कुमार कलकत्ता कॉर्पोरेशन का MIC है, मेयर इन काउंसिल है, उसको कई बार 4-5 दिन बुलाया, उसका रोक दिया गया प्रचार। राजबिहारी जो सपन दासगुप्ता का खिलाफ, सपन दासगुप्ता तो ऐसा चेहरा है, लोग कहते हैं शुभेंदु अधिकारी ना बने तो अगर भाजपा सरकार बनेगा तो सपन दासगुप्ता भी सीएम हो सकता है। मोदी जी के दोस्त हैं भाई सपन दासगुप्ता, पुराने पत्रकार हैं जी। उसका खिलाफ वो देवाशीष कुमार ही लड़ रहा है, वो बहुत लोकप्रिय है इलाका का। उसको 5 दिन कंटिन्यूअस, उसका घर पर भी रेड हो चुका है, दफ्तर में भी रेड हो चुका है। अंतिम में क्या निकले, कुछ नहीं निकले हैं, लेकिन उसको डेली रोक दिया गया। 10 बजे बुलाते थे इनकम टैक्स और ईडी, और शाम 6 बजे तक उसको ईडी ने चुनाव लड़ने नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं? माने मोटा मोटी मान के चलिए, लेकिन पिछले लास्ट 2-3 दिन प्रचार किया। सुजीत बसु जो मेसी को लेकर आया था कलकत्ता, और मेसी को अपना फोटो खींचा, जिसके लिए विवाद बहुत हुआ, और बहुत तगड़ा वाला है, बहुत ऊंचाई उसका हाथ है, उसको बुलाया था। बाकी मंत्री को बुलाया, तो एक तरफा वो तो सिग्नल दे दिया। अब देखिए आजकल का जमाना में जो लोग पॉलिटिक्स में है, उसके पास धन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और हर धन जो एकदम साफ सुथरा हो, ऐसा भी नहीं होता है। भाजपा का तो सब ज्यादा धन कहाँ से आता है, कहाँ से पैसा आता है, किसका पास पैसा आता है। हम एक चीज आपको बताते हैं, जो आंखों देखा हाल, कांग्रेस का एक बहुत पुराना साथी बोला, उसका घर का सामने वाला ATM में बोरा लेके गया 4 बजे, और 6 बजे तक डालते रहा ATM में 40 गो अकाउंट में लाखों रुपया कहाँ है। लेकिन इसको बुलाते हैं क्योंकि एक सिग्नल देने का कोशिश में है, जैसा अगर आपका जरूरत पड़े तो आपको बाद में हम लोग बुला सकते हैं। सब लोग तो धन और होटल बिजनेस वगैरह बिजनेस जो है बचाना चाहते हैं, तो सिग्नल दे चुका है। माने सिर्फ कलकत्ता में नहीं है जी, बाहर में। क्या टीएमसी के जो
उम्मीदवार हैं जिसमें जो जीत सकते हैं, जिनमें विनेबिलिटी है, जो जीत कर आ सकते हैं, क्या वो सब इस वक्त एजेंसियों के रडार पर हैं, ईडी के, इनकम टैक्स के? ऐसी कोई सूचना आपके पास है? देखिए, खबर तो यही है जी, इनकम टैक्स का फाइल बन रहा है। विनेबल कैंडिडेट जो है बोला है लिस्ट करो और उसको इनकम टैक्स का फाइल बनाओ, और इनकम टैक्स का फाइल बनेगा तभी ना ईडी का छापामारी होगा। जो चुनाव में जो बड़ी बड़ी दादा पते की बात कह दी, बड़े मंझे हुए पत्रकार। आपने कहा पहले इनकम टैक्स फाइल खोलेगी, देखेगी कि भाई कहाँ मकान है, कहाँ दुकान है, कहाँ क्या है, और उसके बाद अगर लगेगा कि भाई इसकी हैसियत है, पैसे वाली है, इसके पास दौलत है, तब वो फाइल ईडी को जाएगी और फिर ईडी अपना खेल शुरू करेगी। कई मंत्री दोस्तों, कई मंत्री तृणमूल कांग्रेस के, ममता के करीबी जेल में चले गए, कई जो है पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए, फिर जब अपना केस ठीक करा लिया तो बीजेपी से वापस टीएमसी में चले गए। ये कहानी पिछले 4-5 साल से सबने देखी है। अभिषेक भाई, ये चीज बताइए मुझे, क्लियर कट, एकदम क्लियर कट आना चाहिए। मान लीजिए 120-125 पे अगर अमित शाह फंसते हैं, सरकार नहीं बना पाते, क्या 25, 30, 35 विधायकों को तोड़ सकती है बीजेपी? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ममता के 30-35 विधायकों को तोड़ सकती है, दबा सकती है उनकी गर्दन? देखिए दीपक जी, इसमें दो चीजें हैं विधायकों को तोड़ने को लेकर के। पहली चीज तो ये कि जैसे एनसीपी या शिवसेना तोड़ी गई कि 2/3 का जो नंबर चाहिए कि असेंबली के अंदर में कोई दल बदल कर ले या सिंबल पे दावा कर दे, उसके लिए तो जैसे दादा बता रहे हैं 170 प्लस, उस हाँ, तो स्थिति बहुत में ज्यादा तो मुझे विधायक लगता है चाहिए होंगे। 110 विधायक चाहिए टूटने के लिए कम से कम। चलिए, ऑप्शन दूसरा 2 बताइए, तरीका है दूसरा कि ऑप्शन असेंबली में बताइए। हाँ, रिजाइन कराया जाए, जैसे मध्य प्रदेश में ओह, हुआ या मध्य कर्नाटक में प्रदेश। हुआ। हाँ, कर्नाटक में भी कुमारस्वामी सरकार वैसे ही गिराई गई थी। मध्य प्रदेश या कर्नाटक में जिस ढंग से खेल हुआ, उस ढंग से नंबर को नीचे लाया जाए, विधायक इस्तीफा ओके। दें जांच एजेंसियों के कथित दबाव में आकर, और फिर उसके बाद 6-8 महीने बाद सरकार बनाई जाए। उसके लिए क्या है, अगर मान लीजिए ममता बनर्जी 170 पे आती है, भाजपा 125 पे आती है, 170 पर आने वाली पार्टी के 35 विधायकों को आपने रिजाइन करा दिया, तो असेंबली का स्ट्रेंथ 294 से 260 पर आ गया। उसमें 130 चाहिए, फिर भी ममता बनर्जी के पास 135 विधायक है। मतलब असंभव तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ा टफ टास्क होगा ये काम। लेकिन दूसरा अगर महत्वपूर्ण पहलू इसके, जी, मान लीजिए बहुत नैरो मार्जिन है, ममता 140-60 की बनर्जी, बात आप कर रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी 160 हैं और हम्म, बीजेपी 140 है। अगर मान लीजिए 10-15 विधायकों का ही खेल है सर, वो तब तो आसान ये हो खेल जाएगा कभी भी टारगेट? संभव है। कभी तब भी? ये खेल दीपक जी कभी भी संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां चूक करने की गलती नहीं करेगी। गलती इसलिए भी नहीं करेगी क्योंकि कई बड़े राज्य उसके फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक दूसरी ठीक। महत्वपूर्ण बात यह है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल का इतिहास जानते हुए, पश्चिम बंगाल में आज तक इस प्रोसेस से सरकार बनाने की कोशिशें कामयाब नहीं हुई है। देश की सबसे छोटी विधानसभा 4 महीने में भंग करनी पड़ी थी पश्चिम बंगाल में। दादा जानते होंगे पूरी कहानी 71 की। जी। और रही बात पश्चिम बंगाल की रिवोल्यूशनरी मिजाज की, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग पश्चिम बंगाल में, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये दुरुपयोग कहीं ना कहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा साबित हो सकता है। आग से ओ माय खेलने वाली गॉड, बात होगी। आग से खेलना। चलिए, सब आग से खेलना। दादा आपसे ही पूछता हूँ भाई, आप तो सबका मिजाज जानते हैं, बंगाल के मर्म को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं, और भाई जो आदमी चाय भी ले रहा है, मछली भात खा रहा है साथ में बैठ के, मुझे ये बताइए, क्या अमित शाह और उनकी जो टीम है, मान लीजिए ईडी है, इनकम टैक्स है, ये सब कुछ, क्या इतना उनके अंदर पोटेंशियल है कि ममता बनर्जी के जीते हुए 25-30 विधायक तोड़ दें, दबा दें? क्या आपको लगता है, इज इट पॉसिबल, ये ऐसा हो सकता है? नॉट इम्पॉसिबल। है असल में नॉट हम इम्पॉसिबल? लोग चूंकि शहरी इलाका में विधायक मंत्री को जानते हैं, इसके पास धन है, इसके पास पैसा है, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जैसा डिस्ट्रिक्ट का, जैसे नदिया डिस्ट्रिक्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट या दूर दराज के जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट, हाँ, उसका पास भी बिजनेस है, उसका पास भी पैसा है, उसका पास भी होटल है, कई बिजनेस है। और बिजनेस जो करता है वो तो सब एकदम व्हाइट मनी से नहीं होता है। तो और क्या है, जो प्रशासन का, अभी जो अमित शाह थोड़ा दिल्ली गया, नित्यानंद राय के बुला के गया है, यहाँ नित्यानंद राय भी तो वेस्टिंग होते,
इसको बुला के जी। किया जो नजर रखो, क्योंकि अभी जो है जितना आईपीएस है वगैरह जो है प्रशासन पूरा उनका साथी है, ये तो जी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। गांव माने डिस्ट्रिक्ट का कई विधायक का ऊपर इसका नजर है जो विनेबल पोटेंशियल कैंडिडेट है। और ममता ओके का पार्टी का देखिएगा, ममता का पार्टी का पैसा कम है लेकिन उतना कम नहीं है, कई विधायक का पैसा वाले है, ऐसा नहीं है, ठीक तो उसका ऊपर निगरानी रख रहा है, ये लोग कुछ भी कर सकता है। इसीलिए एक जी चीज हमसे छोटा कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी भी ये जानती है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं मेरे को कम से कम 190 से 200 विधायक दीजिए, हाथ जोड़ करके पब्लिकली और स्टेटमेंट से बोल रहा है आई वांट एमएलए प्राय करीब 200, नहीं तो मेरा दल टूट के ये लोग सरकार बनाएगा बाद में। ओपनली कहा, जब ममता बनर्जी कह रहे हैं तो हम कौन होता है। अभिषेक, 200 अगर ममता बनर्जी 190 के ऊपर जाती हैं, फिर बीजेपी के लिए ये मुश्किल हो जाएगा सरकार तोड़ना गिराना, अगर ममता बनर्जी 190 के ऊपर जा रही, 200 के ऊपर जा रही। दीपक जी, हिलसा पर वो ढोकला भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि कोई एक तो टूटेगा। अगर ममता बनर्जी 190 प्लस जा रही है तो मेरे पास जो जानकारी है, जो मैंने सुना है, भारतीय जनता पार्टी के 6 से 7 सांसद बंगाल के लोकसभा से रिजाइन करके टीएमसी में जा सकते हैं। पिछली अच्छा, बार उल्टा तो हो अर्जुन सिंह जाएगा। गए थे, अरे उल्टा। बाप ममता बनर्जी, सबको 29 देखना है। इस चलिए बार ममता हम बनर्जी तीसरी वापसी करती है तो प्रधानमंत्री पद की रेस में ममता बनर्जी को रोकना मुश्किल काम होगा। चलिए 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 भाई, ये कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी 190 सीटें लाती हैं या 200 सीटें लाती हैं तो फिर अमित शाह क्या तोड़ेंगे, ममता बनर्जी ही तोड़ लेंगी बहुत से बीजेपी के सांसद। और वैसे इंडिया भी अलायंस के बराबर में खड़ा कर देंगी बीजेपी को 234 जी पे। जी 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 जी, तब ममता बनर्जी उल्टा दांव चल सकती हैं अगर वो जीत गई, और बीजेपी के सांसद और कम हो सकते हैं। भाई दादा, क्या ये पॉसिबल है या ये भी इम्पॉसिबल है? ना ना, दोनों चल रहा है बात। देखिए हमको कई लोग बताए दो हो सकता है, एक अगर किसी प्रकार से बीजेपी बाद में भी सरकार, उसका लक्ष्य है दूसरा, ये ममता का संसद को तोड़ लो सरकार बनाने, उसका लक्ष्य है 2029। इसका पहले अगर किसी प्रकार से सरकार बन गया बीजेपी के, मान लिया जाए जैसा अभिषेक बोल रहा है जे 4 जनवरी 2027 में, तब तो इस संसद को भी तोड़ेगा, कुछ भी तोड़ सकता है। अगर दूसरा होगा ममता का सरकार रह गया और तो ममता बनर्जी भी तोड़ सकती है। यहाँ असेंबली ममता ये भी दिखाया विदाउट डिजाइन कई एमएलए ज्वाइन कर लिया बीजेपी तृणमूल में, ये भी हो सकता है। इस खेल में ममता बनर्जी भी कम नहीं है, ममता बनर्जी भी कम नहीं है, अमित शाह भी कम नहीं है, ममता बनर्जी भी कम नहीं। लड़ाई तो फिर ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच में है। लेकिन एक चीज समझ मुझे भी आ रही है इन दोनों एक्सपर्ट्स की बात से कि ममता सेफ तभी है जब 180 सीटों के ऊपर है, 190 सीटों के ऊपर है, तब अमित शाह के लिए बल्क में थोक के भाव विधायकों को तोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन अगर विधायकों की संख्या, उनका अंतर कम है, मतलब 25 विधायक ही तोड़ने हैं, बहुत ज़्यादा नैरो मार्जिन है हार और जीत की 4 मई को, तो फिर 20-25 विधायक तोड़ने की कुव्वत तो है बीजेपी के पास, और उसने करके दिखाया भी है। तो ममता इज सेफ एट 190 और अमित शाह इज डेंजरस एट 130। 130 पर मिस्टर अमित शाह खतरनाक हो रहे हैं और ममता सेफ हो रही हैं 190 पे। और एक बड़ी बात दोनों से जो निकल के सामने आ रही है एक्सपर्ट से, कि अगर ममता बनर्जी जीतती हैं, बहुमत से जीतती हैं, तो हो सकता है उल्टा अमित शाह के ही सांसद ना तोड़। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कौन जीतता है कौन हारता है, तो 4 मई को ही पता लगेगा। भाई दादा, आप आए, अंदर की बहुत सी जानकारी आपने दे दी और दिल खोल कर आप जानकारी देते हैं, ये अदा आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभिषेक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टैटिस्टिक्स, पुराने जितने भी एनेक्डोट्स हैं, सब आप बताते चले जाते हैं, और ये एक अच्छी बात है आज की पत्रकारिता में। थैंक यू बोथ ऑफ यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।